नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अपना 31 जनवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, शिफ्ट 1 आप लोगों ने देख ली होगी, काफी अच्छी शिफ्ट थी। चलो फिर इसको भी स्टार्ट करते हैं और फटाफट फिनिश करते हैं। टीना एक बैंक में 48,000 रुपए डालती है, वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसका मूल्य 60,000 है, तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है। देखो, हमको क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है। 48,000 से 60,000 हो गई, यानी कि 48 से चीज कितनी हो गई, 60। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। कितनी वृद्धि हुई, एक की, किस पर, 4 पर। गुणा कर दो 100, यानी कि 25% आंसर। अगला सवाल, एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है क्लब में शामिल होते हैं। 12 छात्र जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है उन्होंने क्लब छोड़ दिया है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि होती है। क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो देखो, स्टार्टिंग में तो एवरेज 20 था, ठीक है। अब यहाँ पर 27 नए छात्र आ गए हैं, उनका एवरेज 22 वर्ष है। फिर 12 छात्र यहाँ से चले गए हैं, इनका एवरेज कितना है हमारे पास, 19 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके आए थे, 2 ज्यादा लेके आए थे एक लोगों पे। 27 लोगों में कितना ज्यादा लेके आए, ये 54 ज्यादा लेके आए। ये यहाँ से चले गए वापस, ये अगर यहाँ से वापस चले गए तो कितना लेके गए, एक ज्यादा, एक लेके गए, समझ गए। यानी कि एवरेज से एक कम लेके गए, तो 12 लोगों में 12 हो गया, यानी कि माइनस हो गया। यानी कि टोटल हमारे पास फायदा कितना हुआ है, 4 2 6, 5 1 6। क्योंकि देखो, उनके जाने से क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है। भाई अगर इस तरीके से लिख दे 12 का एवरेज 19 है, तो जो नंबर थे यहाँ पर उनका एवरेज अगर 20 है तो एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि जो गए हैं वो एवरेज से कम रहे होंगे। यही तो सिंपल सी बात हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ से टोटल हमारा 66 का हुई है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखते तो एक लोगों में वृद्धि हमको दे दी थी कितनी, 2 की। भाई देखो, 2 वर्ष की बढ़ रहा है ना, कितने में एवरेज अगर बढ़ता और घटता, केवल एक ही में तो बात करते हैं। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 की वृद्धि हो रही है एक में, तो 66 की वृद्धि कितने लोगों में होगी, यानी कि 66/2, आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर वो कह देता ज्यादा लेके जाते, यानी कि जो यहाँ पर ये लेके जा रहे, अगर ज्यादा लेके जाते तो यहाँ पर माइनस करना पड़ता। फिर हम करते 4 से 2 गया, 2 5 से 1 गया, 4 बचता, यानी कि 42। 2 की वृद्धि हो रही है एक लोगों में, तो 42 की वृद्धि कितने लोगों में होगी, यानी कि 42/2 करते, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तब आंसर आता 21। समझ गए, यहाँ पर क्या हो रहा था, वो कम लेके जा रहे थे, यानी कि एवरेज तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा रहा होगा, यानी कि एवरेज तो बढ़ेगा ही उनसे। अगर वो ज्यादा लेके जा रहे तो एवरेज घटता। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बातें होती है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना। 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले खंबे की लंबाई क्या होगी? देखो सिंपल है, विकर्ण निकालना, डायगोनल उसका। तो देखो L² प्लस का B² प्लस का H² हो गया। यहाँ से देखो 144, 64 हो गया, 3 3 9 हो गया, यानी 4 4 8 9 8 17 7, हाथ से लगाए हो गया, 6 5 11 हो गया। और ये हो गया तुम्हारा 217, वो भी रूट में। अब यहाँ से देखो 217 हो रहा है, यानी कि अगर हम रूट लेंगे तो ये अगर 15 15 225 होता है, यानी कि 15 से थोड़ा कम आएगा। तो यहाँ से देखो 15 से कम आएगा तो ये होना चाहिए आंसर, ये तो हो नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी ज्यादा लिखे हैं। ठीक है, एक लड़की अपने घर से इतने मीटर की दूरी पर स्थित पार्क तक पैदल जाती है। उस पार्क तक पहुंचने में 3 मिनट और वापस आने में 4 मिनट। लड़की की औसत चाल क्या है? हमें पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा, ये दूरी किस में दी है, 350 मीटर दी गई, यानी कि 350 वो गई थी और 350 वो वापस आई थी, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 700 मीटर हो गई। बटे कर देंगे 1000, यानी कि यहाँ पर आ गया 0.7 टोटल डिस्टेंस। अब हमें टोटल टाइम चाहिए, देखो 3 और 4, 4 3 7 मिनट हुए हैं। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, यानी कि 7 और 60 ऊपर चला गया। तो ये देखो, ये तो ये कैंसिल आउट, पॉइंट से ये 0 चला गया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, ए ने अपने पोते पी और क्यू के नाम पर एक बैंक में कुल इतने रुपए जमा किए। तो वर्तमान में 13 वर्ष और 14 वर्ष के हैं। उसने अपने धन को इस प्रकार विभाजित किया कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो। यदि बैंक वार्षिक रूप से 4% की दर से ब्याज देता है तो क्यू के नाम की कितनी धनराशि होगी? अब यहां से समझो, पी था, क्यू था, ये 13 साल का था, ये 14 साल का था, ये 25 वर्ष के लिए जमा कर रहे हैं, यानी कि इसने कै साल के लिए जमा की होगी भैया, यही तो मैं निकालना पड़ेगा, यानी कि इसने 12,
किसने? 11 साल के लिए। अब यहां से एक चीज समझो, अगर फार्मूला लिखते 1 प्लस का r अपॉन 100, पावर में क्या लिखते? 12 लिखते। फिर यहाँ अगर नीचे लिखते तो 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर क्या लिखते? 11 लिखते। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ से? केवल p 1 प्लस का r अपॉन 100 बचा है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अभी बताते हैं क्या। जैसे 4% रेट लिखी, 4% मतलब क्या हो गया? 1/25 हो गया। 25 से चीज 26 हो गई। कितनी हो गई? 25 से चीज 26 हो गई। इन दोनों का अगर हम करते हैं क्या सम, तो 6 5 11 के एक हासिल लगा, 1 हो गया, 3 2 5 हो गया। यानी कि 51 की वैल्यू दे दी हमको 25 500। हमको निकालनी किसकी है? हमको क्यू की निकालनी है। तो क्यू ने कम टाइम के लिए लगाई ना, तो क्यू को पैसा ज्यादा वाला मिलेगा। समझ गए? तो यहां से करेंगे, देखो 5 बार पूरा पूरा, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10, 3 13 हो गया, और 000 लगा दो। ठीक है। एक चीज यहां से देखो ध्यान रखने वाली क्या होती, कभी भी जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 1 का आया, तो यहाँ पर हमने 25 से 26 लिख दिया। अगर इनमें डिफरेंस 2 का आता तो हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कर देते। समझ गए? अब पैसा दोनों को बराबर चाहिए, यानी कि जो कम टाइम के लिए लगाएगा उसे पैसा ज्यादा वाला लगाना होगा, जो ज्यादा टाइम के लिए लगाएगा उसे पैसा कम वाला लगाना होगा। तो यहां से आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते थे। 4% को लिखा आपने 1/25, हमने देखा 13 और 14 का डिफरेंस 1 हो गया, यही तो हुआ। तो 25 से चीज 26 हो गई। अगर डिफरेंस 2 आता तो पावर में 2। रीजन आप समझ गए होंगे कि 13 से 14 चीज हो रही, यहाँ पर 25 हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 16 होती, मेरी बात समझना पहले, 16 नहीं करो 15 करो, ये 15 होती तो यहां से जाते तो कितना कर रहे थे हम लोग? 12। यहां से जाते कितना करते? 10। अब यहाँ पर फार्मूला लिखते अगर काटते तो पावर में क्या रहता? 2 बचता, तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ता। समझ गए बात को कि नहीं? समझ गए होगे। तो यहां से अब एक चीज देखो, कम टाइम के लिए 13 और 14 और 25, ये कितने टाइम के लिए? 12 टाइम के लिए। ये कितने टाइम के लिए? 11। अब इन दोनों से पैसा उसको बराबर चाहिए। तो एक चीज हमें बताओ, पैसा बराबर चाहिए तो ये तो कम टाइम के लिए लगा रहा है, यानी कि इसको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि ये ज्यादा वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? क्यू की हो जाएगी। और फिर इसने ज्यादा टाइम के लिए लगाया, इसे पैसा कम लगाना पड़ेगा, तो इसकी किसके लिए हो गई? ये पी की। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 20 20 40, यानी कि 51। 51 की वैल्यू 25500 हो गई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? क्यू की, यानी कि 26 की वैल्यू चाहिए थी। तो ये 5 बार, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, आंसर आ गया। भाई जीरो देखो यहाँ पर भी 2 है, ये ध्यान रखना। एक अर्धगोलाकार कटोरे मोटे स्टील का बना है, ठीक है, जिसकी मोटाई इतनी है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास इतना है तो कटोरे का आयतन क्या होगा? तो देखो आयतन मतलब अंदर जो चीज भरी जा सकती है। तो यहाँ से देखो 43/2 तो रेडियस हो गई, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यानी कि अगर हम इन रेडियस निकालेंगे, इसको माइनस कर दें, तो इन रेडियस कितनी आ गई? 21 आ गई। तो 2/3, पाई का मतलब 22/7, और फिर यहाँ से 21 गुणे 21 गुणे में 21 हो गया। तो ये तो देखो इससे चला गया, 21 21 441 हो गया। करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 हो गया, गुणे कर दो 2 22, 22 दूनी 44, यूनिट डिजिट मिल गया, काम खत्म। ठीक है, वैसे 4 हो जाएगा, 22 अट्ठे 176 और 4 180 हो गया, हासिल लगा 0, हासिल लगा 18 हो गया। 22 अट्ठे फिर से 176, 176 10 186, 186 में 8 जोड़ेंगे 194, आंसर। अगला सवाल, 1 केजी चीनी का क्रय मूल्य 50 है। एक दुकानदार इसे इतने रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए 1 केजी के स्थान पर केवल इतने ग्राम चीनी तौलता है। दुकानदार द्वारा अर्जित परसेंटेज लाभ कितना? देखो 1 केजी का चीनी का मूल्य तो इतना था, लेकिन बेच कितने में रहा? इतने में रहा था, यानी कि 55 में बेच रहा था। कितने की चीज? 50 की। लेकिन 900 ग्राम एक्चुअल में वो अपने पास से दे रहा था। पैसे कितने के ले रहा था? 1000 ग्राम के। भाई केजी की जगह ग्राम में चेंज कर लिया, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो इससे चला गया। यहाँ से करेंगे 11, यानी कि 9 की चीज वो 11 में बेच रहा, 2 का प्रॉफिट ले रहा। किससे? 9 से। गुणा कर दो 100 का, हमारा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 22% समथिंग। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी नाव से धारा के अनुकूल इतनी दूरी 250 सेकंड में तय करता है, इतने मिनट में वापस आता है। शांत जल में नौकायन की चाल क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, हमें पता लग जाएगा। यहाँ से अगर देखो धारा के अनुकूल जा रहा था और यहाँ पर ये वापस यानी कि प्रतिकूल, तो यहाँ से अगर a + b डायरेक्ट हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 525/250। यहाँ पर देखो अगर a - का b लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 525
बटे में 7 दूनी 14, एक 15/2 लिखेंगे, लेकिन ये मिनट में था, इसको भी सेकंड में चेंज कर लो। जब बाद में करना होगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ से करेंगे 15×3 45 हो गया, बचा कितना है 7, 15×5 75 हो गया, फिर 2×3 6 हो गया, यानी कि a माइनस का b ये आ गया 35/30। यानी कि इसको अगर चेंज करते हैं तो 18 हमें 5 करना पड़ेगा, 5×7 35 हो गया, 6×5 30 हो गया, 6×3 18 हो गया, यानी कि 7×3 21/5। यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20, बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है a माइनस बी 4.2। अब यहाँ से a प्लस बी निकालते तो देखो ये भी उसी में लिखा हुआ मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन रुको 25 दूनी 50, 25 से कम 25 हो गया, यानी कि a प्लस बी बराबर 21/10। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं है, 18/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये तो गुणा कर लो पहले, उसके बाद करते हैं। यानी कि ठीक है, 18 एकम 18 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 18 दूनी 36, 1 37 हो गया, बटे कर दो 50 था ना, तो 5 से काटेंगे पहले, तो 5×7 35, 2 बचा, 5×5 25, 5×6 30, यानी कि a प्लस बी बराबर आ जाएगा 7.5 से। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस बी कितना था 4.2। हमें चाहिए क्या थी, शांत जल में नौकायन की चाल, यानी कि नौका की चाल चाहिए। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दे, यानी कि 6, 5 2 7, 7 4 11 बटे 2 कर दो, 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 5.88 किलोमीटर प्रति घंटा। केवल कैलकुलेशन थी, जो जितनी फास्ट कर लेगा उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल, यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी। तो देखो फार्मूला याद होगा तो आसानी से कर लोगे। पावर में क्या हो जाती है 2, फिर यहाँ से 3 प्लस का, या तो 300 प्लस r/100 लिख लो पूरा, ठीक है, बराबर हो गया 183। फिर यहाँ से देखो p का मान हमें निकालना है, r की वैल्यू 5 दे दी, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 1/400 हो गया। इधर इनटू में करेंगे, यहाँ पर देखो या तो ऐसे ही लिख लो क्योंकि काटने में हमें आसानी लग रही है उस तरीके से, चलो ऐसे ही रहने दो, 305/100 कर लो, बराबर 183। ठीक है, यहाँ से 5 छक्के 30, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 24 3 0 आ जाएंगे आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, फार्मूला जरूर से याद कर लेना। 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। अब यहाँ से देखो हमें मिल गया यहाँ पर 5, 5 गुणे 3, यानी कि लास्ट में हमें 4 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, या तो हमें 9 मिल जाए, तब हमें 2 तरीके से 4 हमें रिमाइंडर मिल सकता है। तो देखो 9 है किसी में नहीं है, लेकिन 4 तो था इसमें, यानी कि हम इसको डिवाइड अगर करते तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 मिल जाता। समझ गए बात को। तो हम देखो या तो देखो इसमें डिवाइड करोगे 5 से तो 4 रिमाइंडर मिलेगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर है ही है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी काम अपने आप से हो जाना था। P और Q मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि Q प्रतिदिन 1 दिन में 2 गुना कार्य करता तो P और Q मिलकर लगभग कितने दिनों में समाप्त कर लेते। तो देखो P प्लस Q 21 दिन में कर रहे थे, Q कर रहा था 84 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 84 हो गया, इनकी इफिशियंसी 4 आ गई, इनकी 1 आ गई। तो यहाँ से देखो अगर हमारी Q की इफिशियंसी 1 है तो P की इफिशियंसी 3 हो गई। अब यहाँ से Q कर रहा है दुगनी इफिशियंसी से, यानी कि ये काम करेगा 2 से और ये P अपनी उसी इफिशियंसी से, यानी कि 3 2 5 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 84/5, तो कम 5 हो गया, बचा कितना 3 बचा, यानी कि 5 छक्के 30 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो लगभग 17 दिन में पूरा कर लेंगे। दो संख्याओं में 9 का अंतर है और उनका गुणनफल इतना दिया था, संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या होगा। देखो आंसर 9 ही होगा। रीजन क्या है भाई, देखो जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, कॉमन चीजें कट के ही तो आती हैं। जैसे मान लो अगर तुमने लिखा 9 गुणे 24 और फिर यहाँ पर लिख दिया तुमने और भी कुछ, मान लो 9 गुणे 25, ठीक है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस करेंगे, अगर हम घटाएंगे तो 25 से 24 गया, 1 बचा, 9 कॉमन लेके, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 9। अगर हम दोनों का एचसीएफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 ही तो आएगा, यानी कि डिफरेंस से भी हमारा बिल्कुल एचसीएफ ही निकल के आता है। ठीक है, कुछ बस ये शर्त है कि इसमें कुछ भी कॉमन ना रह जाए, ये ध्यान रखना। तो और बाकी इसका हम फैक्टर भी करके निकाल सकते थे, यानी कि 9 अगर काटते तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, इसको लिख सकते थे 9 तियां 27, यानी कि इसको हम लिख सकते थे 6 पंजे 30, यानी कि नंबर हो गए हमारे पास 9 छक्का 54 और 9 पन्ने 45। दोनों का डिफरेंस क्या है 9 है, अगर इनका एलसीएम भी लोगे तब भी, सॉरी एचसीएफ लोगे 9 ही आएगा। अगला सवाल,
धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चालें क्रमशः इतनी और इतनी है, धारा की चाल क्या होगी? सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस 2 का भाग कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, आई ए प्लस बी यानी कि दोनों दिशा में जा रही तो 16 हो गई, दोनों डिफरेंस चल रही मतलब विपरीत चल रहे हैं तो 12, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे तो हमारी नाव की चाल आ जाएगी, दोनों को घटाकर 2 का भाग करेंगे तो धारा की चाल। प्रैक्टिस होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बस। एक व्यक्ति 100 में 15 कलमे खरीदता है, उन्हें 100 में 13 कलमे की दर से बेच देता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो यहां से समझो बात को, देखो 100 रुपए उसे कमाने थे, 100 रुपया उसने कमा लिया, लेकिन यहां से देखो वस्तुएं कितनी दी अपने पास से 13, और बचा कितनी ली अपने पास? दो बचा ली, यानी कि यही तो 2 का फायदा लिया उसने, गुणा कर दो 100 का। ठीक है, अगर यहां से मान लो जैसे इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा भी तरीका, 13 एकम 13 किया, बचा कितना? 7 हो गया, 13 पंजे 65, 5/13 आंसर। अब यहां से देखो दूसरा तरीका क्या, पर यहाँ पर वस्तुएं बराबर कर लो, या फिर यानी कि इसमें 15 का गुणा कर लो, इसमें 13 का गुणा कर लो, तो 13 का गुणा इसमें भी हो जाएगा और 15 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, यानी कि 1300 की चीज हमने बेच दी 1500 में, तो ये 0 से 0 चला गया, कितने का फायदा लिया? 2 रुपए का, किस पर? 13 पर, गुणा कर दो 100 का, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक ओवरकोट 16% 25% की क्रमिक छूट के बाद इतने में बेचा जाता, ओवरकोट का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो एक्स का था, 16% की छूट दे दी, 84 हो गया, 25% मतलब 25 चौकू 100, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं, 1260 हो गया। यहां से करेंगे 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 हो गया, और 42 दूनी 84 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि x बराबर 2000 आंसर। अगला सवाल, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी होगी? 20%। हमने एक चीज बताई है, 16 से 2/3%, 20% और 25%, हमेशा याद कर लो। देखो कह रहा था यहाँ पर वृद्धि होती है तो कमी के लिए आंसर ये, अगर वो कहता 20 की वृद्धि होती कितनी कमी की जाए तो आंसर, अगर वो कहता कि 16 से 2/3% की कमी की जाती तो कितने की वृद्धि की जाए तो वही बना रहेगा, तो 20 की, यानी कि 20 की कमी की जाती है तो कितने की वृद्धि की जाए वही बना रहेगा, तो 25। तो ये चीजें डायरेक्ट यहाँ से हो जाएंगी। वैसे कैसे करोगे, 100 की चीज हो गई 125, अब खपत मान लो पहले 125 थी, अब हो गई 100 खपत हो गई, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का बराबर हो गया, तो खपत में कितनी कमी होगी? 25 की, बटे कर दो 125, गुणे कर दो 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20% आंसर। अगला सवाल, तो देखो यहाँ से संबंध पूछा, यानी कि 6/11 और 8/9 का, तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगाई बिंदी बढ़ाई, तो ये करेंगे 11 पन्ना 55 हो गया, पॉइंट लगाई बिंदी बढ़ाई, तो यहाँ पर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देखो ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहाँ से देखो बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, तो यही तो आंसर हो गया, बाकी सब कैंसिल कर दो। एक दुकानदार कुछ फल अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है, जिन्हें बेचने के लिए वह अंकित मूल्य पर वृद्धि करता है। यदि वह 15% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा? तो देखो एक्चुअल में जो अंकित मूल्य था वो हमने माना 100, हमने इससे 10% छूट यानी कि 90 में चीज खरीद के लाए। ठीक है, ये पहली लाइन आपकी कवर हो गई। अब यहां से देखो हमें 25% का लाभ चाहिए, 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया, यानी कि 4 से चीज हमें 1 बढ़ाकर, यानी कि यहां से करेंगे तो हमें चीज इतने में बेचनी पड़ेगी तभी हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन कह रहा था मूल अंकित मूल्य से कितना अधिक करें उसके बाद छूट, यानी कि इससे हमने कुछ बढ़ाकर नोट की होगी, यहां पर मान लो x की, अब इस पर 15% की छूट दी होगी तब इसके बराबर आया होगा, यानी कि x पर 15% की छूट 85 बचा, बराबर हो गया 90 गुणे 5/4। समझ गए बात को कि नहीं समझे? समझ गए होगे। अब तो यहां से करेंगे ये तो 17 हो गया, यहां से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, यहां पर करेंगे 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि x बराबर हमारा आ गया कितना? 4500 बटे हो गया 34। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू रखें कितनी? 4500 बटे 34, हमें किससे निकालना? इससे कितना अधिक है ये, यानी कि इन दोनों का हम रेशियो बना ले, ये इससे चला गया यानी कि 45 रेशियो 34 आया, कितना अधिक हुआ? 11 अधिक हुआ। किससे अधिक हुआ? हमें 34 से निकालना। भाई देखो रेशियो बनाकर इतना परसेंटेज लगा दो बस। अब यहाँ से देखो जैसे हम करते हैं ना शुद्ध देसी गंवारों की तरह, वैसे ही करेंगे हम ही वैसे।
ठीक है। तो देखो एक वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 3 एकम 3, हमें 110 पे पहुंच जाएंगे नहीं। 3 त्रिका 9, हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लेना, पहली बार ऐसा नया टाइप का पूछा गया। और एक्चुअल में मैं एक चीज बता दूं, अगर CHSL और CGL वाला, अगर उनकी शिफ्टों में ऐसे सवाल आ जाए ना जैसे GD में पूछे गए, तो अच्छे अच्छों के धुआं उड़ जाएंगे, क्योंकि वो देख के गए नहीं है। नए नए सवाल पूछे जाते हैं, MTS GD के इनके बहुत अच्छा लेवल आता है। ऐसा नहीं है, इनसे उनके पेपर अभी मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ उनको देख लो जाके कितना हलुआ है। प्री मेंस की बात अलग हो गई, लेकिन प्री में भी तो कुछ अच्छा लेवल होना चाहिए। तो लड़के 190 में से 90 लेके आ रहे हैं, यानी कि 200 में भी पहुंचने वाले हैं, तो उसको थोड़ा मेंटेन करके रखे इस लेवल, और यहीं से उठाए जाएंगे सवाल, नए थोड़ी ना बनेंगे। वहां बहुत इजी वन लाइनर तरीके के पूछे जाते हैं, और सवाल यहीं से उठ के जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पुरुष और महिला की कार्य क्षमता क्या होगी? तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन केवल 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, तो फिर 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि महिलाएं इंटू 4 बराबर पुरुष इंटू 3 हो गया। तो M/P कितना हो गया? 3/4। हमसे क्या पूछा गया था? पुरुष पहले, तो पुरुष पहले आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों का गुणा करना था बस, सिंपल इस तरीके से बराबर कर देते, 16 पुरुष इंटू में 15, रेशियो बना लेते, काम खत्म। ठीक है, अगला सवाल। चलिए फिर 31 जनवरी की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई। देखो अच्छे से तैयारी करो, पेपर GD का कोई आसान नहीं आता। अगर आप इस लेवल में अच्छे से कर पा रहे हैं तो CGL आपके लिए दूर नहीं है। ठीक है, आपको कोई फोकस नहीं, फोकस इसी पे करना है। आप अच्छे से पढ़िए ना, आपको देखो इंस्पेक्टर तक जाना है, तो अच्छे से उसको लगाइए। क्यों इसी तक हमें रहना है? हम इस हिसाब से पढ़ें भाई। देखो हम अभी भी बता रहे हैं, इस लेवल की चीजें अभी नहीं पूछी गई इसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।